आज मैं आप सबके साथ में बजटिंग कंट्रोल का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेबर कोस्ट बजट। देखो, लेबर कोस्ट बजट सबसे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करता हूँ कि आखिर लेबर कोस्ट बजट क्या होता है और लेबर कोस्ट बजट की अपन को ज़रूरत क्यों होती है। तो देखो, लेबर कोस्ट बजट ये होता है कि अपन को कौन से महीने में कितने लेबर, कितने नंबर ऑफ वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, वो निकालने वाला बजट लेबर कोस्ट बजट कहलाता है। ठीक है भाई। तो और ये कैसे निकलेगा, मतलब कैसे इसका, कैसे अपन लेबर कोस्ट निकालेंगे, वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। ठीक है। तो पहले चीज़ तो अपन को लेबर कोस्ट बजट ये बताएगा कि कौन से महीने में अपन को कितने नंबर ऑफ वर्कर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब अपन को पता होता है कि यार अपन को इतने नंबर ऑफ वर्कर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और एक वर्कर को अपन इतना पेमेंट देंगे, तो अपन को हर एक महीने की लेबर कोस्ट भी पता चल जाएगी कि जनवरी के महीने में मेरे को कितने नंबर ऑफ वर्कर की रिक्वायरमेंट है और कितने लेबर कोस्ट की रिक्वायरमेंट है। फरवरी में मेरे को कितने नंबर ऑफ वर्कर की रिक्वायरमेंट है और कितनी लेबर कोस्ट की रिक्वायरमेंट है। मार्च के महीने में मेरे को कितने नंबर ऑफ वर्कर की रिक्वायरमेंट है और कितने मेरे को लेबर कोस्ट लगेगी। ऐसे ही अपने पास पूरी साल का मंथ वाइज लेबर कोस्ट बजट बन के तैयार हो जाएगा और अपन को हर महीने का पता चल जाएगा भाई कि अपन को कितने नंबर ऑफ वर्कर की रिक्वायरमेंट है और अपनी कितनी लेबर कोस्ट लगेगी। ठीक है, ये चीज़ अपन को लेबर कोस्ट बजट बता देगा। ठीक है भाई। अब बात ये आती है कि इससे अपन को फायदा क्या होगा। देखो, इससे फायदा अपन को ये होगा कि जो भी अपना मतलब देखो एक्चुअल में होता क्या हो, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो लेबर के लिए क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देकर रखती है। ठीक है भाई, देख कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, मार्केट में देखो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो लेबर प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्टर को बोल देगी भाई देख कॉन्ट्रैक्टर, जनवरी के महीने में मेरे को 50 नंबर ऑफ वर्कर की ज़रूरत है, फरवरी के महीने में मेरे को 60 वर्कर की ज़रूरत है, मार्च के महीने में मेरे को 45 वर्कर की ज़रूरत है, मई के महीने में मेरे को 65 वर्कर की ज़रूरत है। तो ऐसे ही वो पहले उसको एडवांस में बोल के रखेगी। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उस हिसाब से अपन को उस हिसाब से वो भी लेबर का अरेंजमेंट कर लेगा। ठीक है। तो इस हिसाब से जो लेबर कोस्ट बजट की जो रिक्वायरमेंट है ना, सबसे पहली तो ये है। दूसरी लेबर कोस्ट बजट की रिक्वायरमेंट ये है कि भाई साहब अपन को ये पता चल जाएगा कि जनवरी के महीने में कितनी लेबर कोस्ट लगेगी, फरवरी के महीने में कितनी लेबर कोस्ट लगेगी, ऐसे ही मार्च से लेकर दिसंबर तक की अपन के कौन से महीने में कितनी लेबर कोस्ट लगेगी। ठीक है। तो उस पेमेंट का अपन पहले से इंतजाम करके रखेंगे। भाई देखो, जनवरी के महीने में मेरे को 1 लाख की लेबर कोस्ट लगेगी, तो जनवरी के महीने में मेरे को 1 लाख के पेमेंट का इंतजाम करना पड़ेगा। फरवरी का महीने में मेरे को पता है कि यार मेरी 1.5 लाख की लेबर कोस्ट लगेगी, तो फरवरी के महीने में मेरे को 1.5 लाख का पेमेंट, 1.5 लाख के पेमेंट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मार्च के महीने में 1,80,000 की लेबर कोस्ट लगेगी। ठीक है। तो मार्च के महीने में मेरे को पता है कि 1,80,000 रुपये की तो मेरे को लेबर कोस्ट के लिए अलग से रखने हैं। ठीक है। तो आप केस का जो अपना पेमेंट लगेगा उसका भी आप इंतजाम करके रख सकते हो। ठीक है। और लेबर कोस्ट बजट कैसे बनेगा, ये प्रोडक्शन बजट की सहायता से बनेगा, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए अपने इसके फॉर्मेट की यदि मैं बात करूँ, तो अपना जो कॉलम है वो हो जाएगा पर्टिकुलर्स का। ठीक है, पहला कॉलम हो जाएगा पर्टिकुलर्स का, फिर कॉलम हो जाएगा जनवरी का, फिर कॉलम हो जाएगा फरवरी का, फिर कॉलम हो जाएगा मार्च। मतलब जितने महीने का आपको लेबर कोस्ट बजट बनाना है ना, उतने महीने का आप कॉलम बना लो। सबसे पहले प्रोडक्शन बजट से अपने पास आ जाएगा बजटेड प्रोडक्शन। भाई जनवरी के महीने में मेरे को इतनी यूनिट बनानी है, फरवरी के महीने में मेरे को इतनी यूनिट बनानी है, मार्च के महीने में मेरे को इतनी यूनिट बनानी है। ये प्रोडक्शन बजट से आ गया। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बजटेड लेबर आर रिक्वायर्ड पर यूनिट। भाई एक यूनिट बनाने में इतने लेबर आर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो उससे मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा इसको। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा टोटल बजटेड, लेबर आर।
लेबर आर रिक्वायर्ड। भाई मेरे को जनवरी के महीने में टोटल इतने बजटेड लेबर आर की रिक्वायरमेंट है, फरवरी के महीने में मेरे को इतने बजटेड लेबर आर की रिक्वायरमेंट है, और मार्च के महीने में मेरे को इतने बजटेड लेबर आर की रिक्वायरमेंट है। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, बजटेड बजटेड लेबर आर, बजटेड लेबर आर पर वर्कर। ठीक है भाई, जनवरी के महीने में मेरा जो वर्कर है वो मैक्सिमम इतने घंटे काम कर सकता है, फरवरी के महीने में मेरा वर्कर है मैक्सिमम इतने घंटे काम कर सकता है, मार्च के महीने में मेरा जो वर्कर है वो इतने घंटे काम कर सकता है। तो इस हिसाब से मेरे पास आ जाएगा बजटेड नंबर ऑफ वर्कर। भाई मेरे को जनवरी के महीने में इतने वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, फरवरी के महीने में मेरे को इतने नंबर ऑफ वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, मार्च के महीने में मेरे को इतने नंबर ऑफ वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, बजटेड लेबर कॉस्ट पर वर्कर। भाई जो एक वर्कर को पेमेंट दूंगा ना मैं, वो जनवरी के महीने में इतना दूंगा, फरवरी के महीने में इतना दूंगा, मार्च के महीने में इतना दूंगा। तो इस हिसाब से मेरे पास आ जाएगी बजटेड लेबर कॉस्ट, बजटेड लेबर कॉस्ट। ठीक है, इस हिसाब से अपने पास बजटेड लेबर कॉस्ट आ जाएगी। देखो भाई, इसको मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से समझाता हूँ। जैसे जनवरी के महीने में आपने फिक्स किया कि आपको 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, आपके पास प्रोडक्शन बजट से ये आ गया कि जनवरी के महीने में मेरे को 10,000 यूनिट बनानी है। ठीक है, और एक यूनिट बनाने में मान के चलो 20 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो इनटू बजटेड लेबर आर रिक्वायर्ड पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में 20 घंटे लगते हैं, तो 10,000 इंटू 20। भाई जनवरी के महीने में मेरे को टोटल 2 लाख घंटे की ज़रूरत है। भाई मेरे को 10,000 यूनिट बनानी है ना, तो मेरे को 2 लाख घंटे चाहिए। यदि मेरे पास 2 लाख घंटे हो गए ना लेबर के, तब जाकर मेरी 10,000 यूनिट बनेगी। ठीक है, और मान के चलो एक वर्कर महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 200 घंटे काम कर सकता है। 200 नहीं, 180 मान लो आप, तो 180 घंटे, या इसको 240 मान लो, 250 मान लो। एक वर्कर महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 250 घंटे काम कर सकता है। भाई मेरे को 2 लाख घंटों की ज़रूरत है। ठीक है, और एक वर्कर 250 घंटे काम कर सकता है, इसका मतलब मेरे को 800 वर्कर की ज़रूरत है। बजटेड नंबर ऑफ वर्कर 800 आ गए। ठीक है, एक वर्कर को जो मैं पेमेंट दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ एक महीने के 15,000 रुपये। तो भाई साहब 800 वर्कर को मैं कितना पेमेंट दूंगा, 800 इंटू 15,000, 1,20,00,000 रुपया मैं पेमेंट दूंगा, 1,20,00,000 रुपया। ठीक है, ये मेरी बजटेड लेबर कॉस्ट आ गई। भाई देखो सीधी सी बात है, मैं 10,000 यूनिट बनाऊंगा, ठीक है, और एक यूनिट बनाने में 20 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो मेरे 10,000 यूनिट कंप्लीट कब होगी, जब मेरे पास 2 लाख घंटे होंगे। यदि मेरे पास 2 लाख घंटे होंगे तो मैं अपने 10,000 यूनिट कंप्लीट कर पाऊंगा। अब भाई एक वर्कर महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 250 घंटे काम कर सकता है। ठीक है, तो मेरे को 2 लाख घंटे काम करवाने हैं, तो सीधी सी बात है मेरे को 800 वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। भाई मेरे 800 वर्कर होंगे तभी तो जाकर वो 2 लाख घंटे काम कर पाएंगे। ठीक है, और एक वर्कर को मैं 15,000 रुपये दे रहा हूँ, तो 800 वर्कर को मैं कितने रुपए दूंगा, 1,20,00,000 रुपए की ये मेरी लेबर कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब देखो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, भाई मेरे 800 वर्कर है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मेरे 800 वर्कर है। ठीक है, और एक वर्कर 200 घंटे काम कर सकता है, तो मेरे 2 लाख घंटे का काम हो जाएगा। ठीक है, मेरे 2 लाख घंटे का काम हो जाएगा, और एक यूनिट बनाने में 20 घंटे लगते हैं, तो 2 लाख घंटे में कितनी यूनिट बन जाएगी, 10,000 यूनिट बन जाएगी।
ठीक है, और 10,000 यूनिट बनानी है मेरे को। ठीक है, इस हिसाब से आप फरवरी मार्च से लेकर दिसंबर तक का लेबर कॉस्ट बजट बना सकते हो। ठीक है, ये मैंने फॉर्मेट आपको आपके सामने बना दिया है और मैंने इसको डिटेल में आपको समझा भी दिया है। भाई देखो, इसमें कोई ज़्यादा माथापच्ची वाली बात नहीं है, सिंपल सा फॉर्मेट है। ठीक है भाई, सबसे पहले अपन बजटेड प्रोडक्शन ले लेंगे, भाई आपको कितनी यूनिट बनानी है। ठीक है, अब बजटेड प्रोडक्शन को मैं बजटेड लेबर आर पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास टोटल बजटेड लेबर आर आ जाएंगे, भाई साहब आपको टोटल इतने घंटों की जरूरत है। ठीक है, इसको उसको मैं डिवाइड कर दूंगा बजटेड लेबर आर पर वर्कर, भाई एक वर्कर इतने घंटे काम कर सकता है। ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा बजटेड नंबर ऑफ वर्कर, भाई मेरे को इतने नंबर ऑफ वर्कर की रिक्वायरमेंट है, उसको लेबर कॉस्ट पर यूनिट से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अपने पास टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी। भाई इतने वर्कर है, एक वर्कर को मैं इतने रुपए दे रहा हूँ, तो टोटल लेबर कॉस्ट अपनी आ जाएगी। ठीक है भाई, अब मैं आपके साथ में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ लेबर कॉस्ट बजट के। देखो, आज अपन सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। कॉनकरड लिमिटेड मैन्युफैक्चर टू प्रोडक्ट यूजिंग टू टाइप ऑफ मटेरियल। मतलब एक कॉनकरड लिमिटेड कंपनी है जो कि दो प्रोडक्ट बनाती है, और दोनों और उसके लिए टू टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। मतलब दो अलग अलग प्रकार के रॉ मटेरियल, दो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाएगी, और उनके लिए दो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। वन ग्रेड ऑफ लेबर, ठीक है, और एक ग्रेड की उसको लेबर चाहिए। सो बिलो इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कंपनी वर्किंग प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट मंथ बजट। ठीक है, नेक्स्ट मंथ के लिए जो कंपनी है वो बजट बनाना चाहती है। वैसे अब कंपनी ने फिक्स किया कि जो बजटेड सेल्स है ना, वो प्रोडक्ट ए की तो 2400 यूनिट है, प्रोडक्ट बी की 3600 यूनिट की है। बजटेड मटेरियल कंजम्पशन पर यूनिट, ठीक है, और जो कंजम्पशन पर यूनिट होगा ना, वो आपको केजी में दे रखा है। प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट बनाने में 5 किलो, तो रॉ मटेरियल एक्स लगेगा, 3-4 किलो रॉ मटेरियल वाई लगेगा। ठीक है, और प्रोडक्ट बी की 1 यूनिट बनाने में 3 किलो, तो रॉ मटेरियल एक्स लगेगा, 6 किलो रॉ मटेरियल वाई लगेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड लेबर आर अलाउड पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, और 1 यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड आर है ना, प्रोडक्ट एक की 1 यूनिट बनाने में 3 घंटे लगने चाहिए, और प्रोडक्ट बी की 1 यूनिट बनाने में 5 घंटे लगने चाहिए। ठीक है, ये अपने स्टैंडर्ड आर है। ठीक है भाई, मटेरियल एक्स एंड मटेरियल वाई, देखो मटेरियल एक्स 4 रुपये पर केजी के हिसाब से आता है, और मटेरियल वाई ₹6 पर केजी के हिसाब से आता है। लेबर आर पेड 2500 रुपये पर आर, और जो लेबर को अपन पेमेंट देते हैं वो 25 रुपये पर आर के हिसाब से देते हैं। ओवर टाइम प्रीमियम इज 50% इज पेबल, लेकिन यदि वर्कर ओवर टाइम करता है तो अपन उसके लिए उसको 50% प्रीमियम देते हैं। तो भाई मैं ओवर टाइम वेजेज की बात करूं, ठीक है, तो भाई अपन वर्कर को 1 घंटे के 25 रुपये देते हैं। ठीक है, जबकि ओवर टाइम के लिए अपन उसको 50% एक्स्ट्रा देते हैं। तो ओवर टाइम के लिए जो वेजेज होगी ना अपनी, 25 + 50%, वो हो जाएगी 37.5 रुपये पर आवर। ठीक है, ये ओवर टाइम के लिए अपनी वेजेज आ गई। यदि यहाँ पर वर्कर ओवर टाइम करेगा तो जो उस ओवर टाइम आएंगे ना, उसके लिए तो अपन 37.5 रुपये के हिसाब से पेमेंट करेंगे, और यदि उसकी कोई नॉर्मल वर्किंग रहती है तो उसके लिए अपन 25 रुपये पर आवर के हिसाब से उसको पेमेंट देंगे। ठीक है भाई, इफ ए वर्कर वर्क फॉर मोर देन 40 आवर ए वीक, देर आर 180 डायरेक्ट वर्कर। ठीक है, और भाई क्वेश्चन ने ये बोल रखा है जो वर्कर है ना, जो 40 घंटे एक वीक में 40 घंटे काम कर सकता है। ठीक है, और 180 वर्कर है। ठीक है, और देखो मैं नीचे आपको एक चीज बता देता हूँ। देर आर 5 डे वीक, देर आर 4 5 डे वीक,
मतलब एक वीक में 5 दिन है और आप 4 वीक काम करते हो, ठीक है। तो भाई साहब जो वर्किंग आवर आएंगे ना आपके, वो कितने आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक वर्कर 40 घंटे काम करता है, ठीक है, एक वर्कर 40 घंटे काम कर सकता है, और टोटल 180 वर्कर है। भाई एक वर्कर 40 घंटे काम कर सकता है तो 180 वर्कर मिलकर 7200 घंटे काम कर सकता है एक वीक में, ठीक है। ये एक वीक की वर्किंग आ गई। और ये जो अपना पूरा बजट है ना वो 4 वीक का है। इंटू 4, तो टोटल 28,800 घंटे की नॉर्मल वर्किंग है, ठीक है। और यदि आप 28,800 घंटों से यदि आपको ज़्यादा काम करवाना है, ठीक है, तो सीधी सी बात है आपको ओवर टाइम करवाना पड़ेगा, ठीक है। और ओवर टाइम के लिए जो पेमेंट मिलेगा वो 37.5 रुपये मिलेगा। तो सीधी सी बात है 28,800 घंटों के लिए तो आप 25 रुपये के हिसाब से पेमेंट दोगे, ठीक है, @25। और यदि इससे कोई ज़्यादा घंटे आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप 37.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट दोगे। भाई सीधी सी बात है, आपका एक वर्कर एक वीक में 40 घंटे काम कर सकता है, और आपकी जो फैक्ट्री में वर्कर है ना डायरेक्ट वर्कर वो 180 है, ठीक है। तो टोटल वर्कर मिलकर 7200 घंटे काम कर सकते हैं एक वीक में, ठीक है। और आपको जो बजट बनाना है वो 4 वीक का बनाना है, तो 4 वीक में जो आपके वर्कर है वो मैक्सिमम 28,800 घंटे काम कर सकते हैं। अब यदि मान के चलो आपको 28,800 घंटों से ज़्यादा घंटों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आपको ओवर टाइम करवाना पड़ेगा। और यदि आपका काम 28,800 घंटों में हो जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो ये पैराग्राफ इस क्वेश्चन का सबसे मेन पैराग्राफ है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखना। दे टारगेट प्रोडक्टिविटी रेशो और एफिशिएंसी रेशो फॉर द प्रोडक्टिव आर वर्कड बाय डायरेक्ट लेबर वर्कर इन एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट इज 80%। देखो जो आपका प्रोडक्टिविटी रेशो है, ठीक है, उसी का दूसरा नाम एफिशिएंसी रेशो है। मतलब कुल मिलाकर बात है कि जो आपकी एफिशिएंसी है ना आपकी वर्कर की वो 80% है, ठीक है। भाई साहब एफिशिएंसी 80% है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई साहब यदि कोई वर्कर 10 घंटे काम करता है ना, ठीक है, तो वो 8 घंटे का ही, यदि कोई वर्कर 10 घंटे काम करता है ना तो वो एक्चुअल में 8 घंटे का ही काम करता है। मतलब जो वर्कर की स्पीड है ना वो स्लो काम करता है। तो जो नॉर्मली यदि कोई वर्कर किसी काम को 10 घंटे में कर सकता है ना, तो जो अपना वर्कर है ना वो 8 घंटे ही उस काम को 8 घंटे में करता है, ठीक है। सॉरी, मतलब कोई जो प्रोडक्टिव, देखो इसका मतलब क्या है, अगर कोई मतलब जो अपना वर्कर है ना वो स्लो है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी 80% ही है, ठीक है। यदि कोई वर्कर 10 यूनिट बनाता है, ठीक है, तो अपना वर्कर उस टाइम में 8 यूनिट ही बनाता है, ठीक है। ये अपने वर्कर की एफिशिएंसी, ये कम एफिशिएंसी की वजह से ऐसे होता है। भाई सीधी सी बात है, इसने क्या बोला, जो अपना एफिशिएंसी रेशो है ना वो 80% है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका वर्कर है ना वो 80% स्पीड पर काम करता है। तो भाई जो नॉर्मल वर्कर मतलब जो नॉर्मल वर्कर 10 यूनिट बनाता है ना, तो अपना वर्कर कम स्पीड में काम करता है तो वो 8 यूनिट ही बना पाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है भाई, यदि नॉर्मल वर्कर किसी यदि कोई काम नॉर्मल वर्कर कर रहा है ना, यदि अपन ने काम दिया है किसी नॉर्मल वर्कर को दिया है, ठीक है, तो वो नॉर्मल वर्कर 1000 यूनिट बना देगा, ठीक है, 1000 यूनिट बना देगा। लेकिन जो अपना वर्कर है ना उसकी एफिशिएंसी 80% है, तो उस टाइम में जो अपना वर्कर है ना वो 800 यूनिट बना पाएगा, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है, आपका वर्कर स्लो काम करता है, ठीक है, आपका वर्कर 20% स्लो काम करता है, ठीक है, तो आपको 20% के लिए आपको एक्स्ट्रा वैसे ही नंबर ऑफ आर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपको पता है आपका वर्कर धीरे काम करेगा, कम स्पीड से काम करेगा, ठीक है। तो जिस काम में 10 घंटे लगने चाहिए ना, तो आपके वर्कर को उससे ज़्यादा घंटे लगेंगे क्योंकि आपके वर्कर की स्पीड ही कम है, ठीक है। अगर मान के चलो, इसमें आप ऐसे ज़रूर देख सकते हो भाई, जैसे अगर किसी काम में आपको 10 घंटे आपको 10 घंटे की आपको 10 घंटे छोड़ो, आपको 2000 घंटों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपका जो काम है वो 2000 घंटों में होना चाहिए, ठीक है, आपको 2000 घंटों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपका वर्कर
स्लो स्पीड में काम करता है, 80% स्पीड पर काम करता है। तो यदि मेरे को 2000 घंटे का काम करवाना है ना, तो मेरे को वर्कर को 2500 घंटे देने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाकर वो 2000 घंटे का काम कर पाएगा। इसका मतलब ये है, समझ गए आप? देखो दोबारा समझो, ये पॉइंट मेरे को पता है कि ये पॉइंट स्टूडेंट को समझने में बहुत परेशानी आती है। ठीक है, जब मैं फेस टू फेस पढ़ाता था, ठीक है, तब मेरे को पता है कि इस पॉइंट को समझाने में मेरे को बहुत माथापच्ची करनी पड़ती थी, तब जाकर स्टूडेंट को समझ में आता था। देखो धीरे धीरे, मैं धीरे बोल रहा हूँ, थोड़ा स्लो स्पीड में बोल रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। भाई जो अपना वर्कर है ना, उसका एफिशिएंसी रेशो है, ठीक है, उसका एफिशिएंसी रेशो 80% है। भाई देखो सीधी सी बात है, आप खुद देखो, मतलब अगर मैं यही क्वेश्चन अगर किसी स्टूडेंट को दूं, ठीक है, तो कोई स्टूडेंट तो इसको 10 मिनट में करेगा, कोई स्टूडेंट उसको 12 मिनट में करेगा, कोई स्टूडेंट इसमें 15 मिनट लग जाएगा। मतलब जिसकी जिस हिसाब से स्पीड होगी, जिस हिसाब से एफिशिएंसी होगी, उस हिसाब से वो काम को करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो वही बात है, अगर मान के चलो मेरा काम है और मेरा काम है वो 5000 घंटे में होना चाहिए। ठीक है, मेरा काम अगर मैं किसी वर्कर को देता हूँ ना, तो वो वर्कर 5000 घंटे में कर सकता है, ठीक है, नॉर्मल वर्कर। लेकिन ये जो मेरा वर्कर है ना, वो स्लो स्पीड में काम करता है, वो 80% स्पीड में काम करता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, उसको ज़्यादा घंटे देने पड़ेंगे, तब जाकर वो 5000 घंटे का आउटपुट निकाल पाएगा। ठीक है, तो भाई मैं वर्कर को कितने घंटे दूंगा? 5000 घंटे का आउटपुट चाहिए मेरे को, 0.8, 6250। यदि मैं वर्कर को 6250 घंटे दूंगा ना, तब जाकर वह 5000 घंटे का आउटपुट निकाल पाएगा। ठीक है, अपन को वर्कर को 6250 घंटे देने पड़ेंगे 5000 घंटों का आउटपुट निकालने के लिए। ठीक है, अभी मैं नीचे सॉल्यूशन करूंगा तब इसको और समझा दूंगा। अब देखो आगे पढ़ूं। इन एडिशन, इसके अलावा, द नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम इज बजटेड एट द रेट 20% ऑफ द प्रोडक्टिव आर वर्क। और जो आपने वर्कर को, जो वर्कर का प्रोडक्टिव आर वर्क है ना, उस पर उसका 20% नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम रहेगा। उसका 20% नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम रहेगा। देखो नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम का मतलब क्या होता है? नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम का मतलब होता है, देखो कोई भी वर्कर से फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, वो सारे दिन तो काम नहीं करता। ठीक है, कभी उसके घर से फ़ोन आ गया तो फ़ोन पर बात करने लग गया, ठीक है, कभी चाय पानी पीने लग गया, ठीक है, कभी वो आपस में बात करने लगे, ठीक है, कभी वह पानी पीने के लिए चला गया। ठीक है, तो भाई देखो वर्कर्स, देखो सीधी सी बात है, जो वर्कर है उसको बीच में कोई ना कोई काम पड़ते रहते हैं। ठीक है, तो अपना अजम्पशन है, वो अपनी अजम्पशन इस हिसाब से है, जो वर्कर यदि कुछ काम करता है ना, एक्चुअल में उसने जो काम किया है ना, एक्चुअल आर वर्कड, प्रोडक्टिव आर वर्कड, जो उसका प्रोडक्टिव आर वर्कड आया है ना, उसमें आपको 20% टाइम और ऐड करना है। क्यों? क्योंकि उसके नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम रहेगा। ठीक है, वो कुछ टाइम वेस्ट करेगा, तो उसके लिए आपको वो और देने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर मेरे को 6250 घंटे तो देने हैं। ठीक है, 6250 घंटे तो मैं उसको दूंगा, प्लस इसका 20%, 6250 का 20%, 1250 में उसको और दूंगा। क्यों? क्योंकि उसका नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम रहेगा। ठीक है, वो बीच में कभी खाना भी खाने लग जाता है, कभी थोड़ा बहुत रेस्ट भी करने लग जाता है, इसकी वजह से प्लस 6250, तो टोटल 7500 घंटों का मैं वर्कर को पेमेंट दूंगा। ठीक है, ये देखो मैंने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है भाई, देखो मेरे को 5000 घंटे काम करवाना है ना, तो मेरे को भाई साहब वर्कर को 7500 घंटे देने पड़ेंगे, तब जाकर वो 5000 घंटे का काम करेगा। कैसे भाई? देखो मेरे को 5000 घंटे काम करवाना है, अब अपना वर्कर स्लो स्पीड में काम करेगा। ठीक है, वो स्लो स्पीड में काम करेगा, तो मेरे को 5000 घंटे चाहिए, और वो 80% स्पीड पर काम करता है, तो मेरे को उसको 6250 घंटे देने पड़ेंगे। ठीक है, ये 1250 घंटे मैंने उसको एक्स्ट्रा क्यों दिए? क्योंकि उसकी स्पीड स्लो है, तो 1250 घंटे का 1250 घंटे वह ज़्यादा लगाएगा काम में। ठीक है, तो ये मेरे को दूंगा। ये तो उसकी स्पीड की वजह से मेरे को 1250 घंटे का एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ रहा है। ठीक है, और दूसरा 1250 घंटे में उसको और एक्स्ट्रा दूंगा। वो क्यों दूंगा? भाई देखो जो वर्कर है ना, उसका नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम रहेगा। ठीक है, वर्कर को कुछ मतलब टाइम चाहिए। ठीक है, उसका कभी घर से फ़ोन वगैरह आ जाता है, कभी वो खाना खाने लग जाता है, वो चाय पानी भी पीता है, कभी आपस में बातचीत भी करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को 1250 घंटे उसको और देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं वर्कर को 7500 घंटे दूंगा। तो देखो सीधी सी बात है, आपको मंथ्स में
यदि 5,000 घंटे की प्रोडक्टिविटी चाहिए ना, आपका कोई काम है और उसमें 5,000 घंटे लगते हैं, ठीक है, तो आपको वर्कर को 7500 घंटे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, मतलब 7500 घंटे का आपका पेमेंट देना पड़ेगा, और वर्कर की जो बुकिंग है ना वो आपको 7500 घंटों के लिए करनी पड़ेगी। देखो इस एग्जाम्पल में भी मैं आपको समझाता हूँ। भाई आपको 2,000 घंटे काम करवाना है, ठीक है, और आपका वर्कर 80% स्पीड पर काम करता है, तो आपको वर्कर को 2500 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है। वर्कर को आप 2500 घंटे दोगे, ठीक है, और वो स्लो काम करता है, तब जाकर वो 2,000 घंटे का काम करेगा, ठीक है। तो ये 500 घंटे मैंने उसको एक्स्ट्रा क्यों दिए भाई? उसकी स्पीड की वजह से, ठीक है, उसकी स्पीड स्लो है। इसके अलावा ये 2500 का 20% 500 घंटे में उसको और दूंगा। क्यों क्यों दूंगा भाई मैं उसको 500 घंटे और एक्स्ट्रा? क्योंकि उसका नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम रहेगा, उसको मतलब अपने कई पर्सनल काम है उसके लिए भी उसको टाइम चाहिए, ठीक है। तो मैं वर्कर को 3,000 घंटे दूंगा। भाई जो मेरे को वर्कर की बुकिंग है ना वो मेरे को 3,000 घंटों की करनी है, और जो मैं वर्कर को वेजेज भी दूंगा ना वो 3,000 घंटों की दूंगा। भाई सीधी सी बात है, यदि मेरे को 2,000 घंटे का आउटपुट चाहिए, मतलब आपको इतना प्रोडक्शन करना है कि उसमें 2,000 घंटे लगेंगे, ठीक है, तो मेरे को 2,000 घंटे काम करवाने के लिए 500 घंटे तो उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उसकी स्पीड की वजह से, और 500 घंटे मेरे को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उसका नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम की वजह से, ठीक है, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी, मतलब उसका नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम रहा उसकी वजह से। तो आप वर्कर को 3,000 घंटे दोगे। तो यदि आपको 2,000 घंटे का आउटपुट चाहिए तो आपको वर्कर को 3,000 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है भाई। मैंने ये दो एग्जाम्पल से आपको समझा दिया, और अपने जो क्वेश्चन में एग्जाम्पल है वहां से मैं आपको और समझा दूंगा। मतलब 4 वीक काम करते हो, 1 वीक में 5 दिन होते हैं, ठीक है। तो यदि अपन डेज की बात करें तो भाई साहब 1 वीक में 5 दिन काम करते हो आप, ठीक है, और 4 वीक है, तो 20 डेज की आपकी वर्किंग होगी। मतलब आपका ये जो बजट है ना पूरा वो 20 दिन का है, ठीक है। ये जो आप प्लानिंग कर रहे हो ना, मतलब जो भी आपका बजटेड प्रोडक्शन है, रॉ मटेरियल आपको परचेज करना है, आपके कितने रुपए की लेबर कॉस्ट लगेगी, ये पूरा 20 दिन का है। भाई सीधी सी बात है, एक सप्ताह में आप 5 दिन काम करते हो, ठीक है, और आपकी प्लानिंग 4 वीक की है, मतलब आपकी जो प्लानिंग है वो 20 दिन की है, ठीक है भाई। इन द बजटेड पीरियड इट इज एंटिसिपेटेड दैट द सेल्स एंड प्रोडक्शन विल occur इवनली थ्रू आउट द होल ऑफ पीरियड। और भाई ये आपका अनुमान है कि जो सेल और जो आपका प्रोडक्शन है ना वो पूरे पीरियड के दौरान बराबर बराबर होता है, ठीक है। जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो ना वो, अगर आपको टोटल, ये मतलब इसके कहने का मतलब है जो आपकी टोटल सेल है ना, आपने 20 दिन में जो टोटल सेल की है ना, मान के चलो आपने 20 दिन में 1,000 रुपए की सेल, मतलब 1,000 यूनिट की सेल की, ठीक है, तो इसमें अपन 20 से डिवाइड कर देंगे, तो 1,000/20 मतलब 50 यूनिट, मतलब आप हर एक दिन 50 यूनिट की सेल कर रहे हो, ठीक है। आपके पहले दिन भी 50 यूनिट की सेल है, दूसरे दिन भी 50 यूनिट की सेल है, ऐसे ही आपकी टोटल 20 दिन तक सेल है, मतलब इवनली है, बराबर है। ऐसे ही प्रोडक्शन के बारे में बोल रहा है, मान के चलो आप 1,500 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो 20 दिन में, ठीक है, तो एक यूनिट एक दिन में जो आपका प्रोडक्शन होगा वो 75 यूनिट का रहेगा, ठीक है। तो आप पहले दिन भी 75 यूनिट बनाते हो, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, 20 दिन तक आप हर एक दिन 20-20 यूनिट का, वो सॉरी 75-75 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो। जो आपका प्रोडक्शन है वो इवनली है, मतलब बराबर बराबर है। देखो इस पॉइंट का रेलिवेंस है वो आगे देखने को मिलेगा। इट इज एंटिसिपेटेड दैट द स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड विल बी, मतलब आपका जो प्रोडक्शन है ना वो, मतलब जो आपका बिगनिंग, मतलब जो आपका ओपनिंग स्टॉक है वो इस हिसाब से, प्रोडक्ट ए का 400 यूनिट, प्रोडक्ट बी का 200 यूनिट, रॉ मटेरियल एक्स का 1,000 kg, रॉ मटेरियल वाई की 500 kg, ये आपका बजटेड ओपनिंग स्टॉक है। द एंटिसिपेटेड, देखो एंटिसिपेटेड का मतलब बजट ही होता है, ठीक है। एंटिसिपेटेड का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना, ठीक है, तो वो एक तरीके से बजट ही हो गया। और तो बजटेड क्लोजिंग स्टॉक है ना वो इस प्रकार है, प्रोडक्ट ए का 4 दिन की सेल के बराबर आपको रखना है, ठीक है, और प्रोडक्ट बी की 5 दिन की सेल के बराबर,
ठीक है। और रॉ मटेरियल एक्स का जो कंजम्पशन है ना वो 10 दिन के कंजम्पशन के बराबर आपको क्लोजिंग स्टॉक रखना है, और रॉ मटेरियल वाई का 6 दिन के कंजम्पशन के बराबर आपको क्लोजिंग स्टॉक रखना है। देखो प्रोडक्ट ए की 4 दिन और प्रोडक्ट बी की 5 दिन, देखो इसका 4 दिन का और इसका 5 दिन का। देखो भाई प्रोडक्ट ए की 2400 यूनिट की सेल करनी है आपको 20 दिन में, ठीक है, 2400 भाग 20, तो एक दिन में कितनी यूनिट सेल करनी है आपको 120, ठीक है। तो 4 दिन में कितनी सेल करोगे आप 480, तो 480 यूनिट का आपको क्लोजिंग स्टॉक रखना प्रोडक्ट ए का, ठीक है। अब भाई मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट बी की। तो देखो प्रोडक्ट बी की 3600 यूनिट की सेल करते हो आप, ठीक है, और ये आपका पूरा बजट 20 दिन का है। तो 5 दिन में कितनी सेल करोगे आप भाई 3600 यूनिट की सेल करोगे आप 20 दिन में, ठीक है। तो आप हर एक दिन में 180 यूनिट की सेल करते हो, ठीक है, इवनली नीचे लिख रखा था। तो 5 दिन में कितनी यूनिट की सेल करोगे आप 900 यूनिट की, ठीक है। ये अपने पास बजटेड क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ठीक है। अब कंजम्पशन का क्लोजिंग स्टॉक है वो आप अपन कंजम्पशन बजट बना के ही निकाल सकते हैं, ठीक है, वो निकाल लेंगे। अब भाई अपन से रिक्वायर किया जाता है कैलकुलेट देयर मटेरियल परचेज बजट, आपको मटेरियल परचेज बजट बनाना है, आपको वेजेज बजट बनाना है, ठीक है, डायरेक्ट वर्कर्स का, शोइंग द क्वांटिटी एंड वैल्यू फॉर द नेक्स्ट मंथ। मतलब आपको ये जो बजट बनाने हैं क्वांटिटी में भी बनाने हैं और वैल्यू में भी बनाने हैं। देखो यहाँ पर आपसे केवल परचेज बजट, ठीक, और वेजेज बजट मांगा है, ठीक है, लेकिन अपन को प्रोडक्शन बजट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन बजट अपन बनाएंगे तभी अपन मटेरियल परचेज बजट और लेबर बजट बना सकते हैं। तो भाई सबसे पहले अपन प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। तो आपको पता है प्रोडक्शन बजट के लिए, ये देखो प्रोडक्शन बजट हो गया। प्रोडक्शन बजट के लिए सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं बजटेड सेल्स। प्रोडक्ट ए की जो बजटेड सेल्स है वो 2400 यूनिट की है, और प्रोडक्ट बी की जो बजटेड सेल्स है वो 3600 यूनिट की है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्वेश्चन ने क्या बोल रखा था कि 4 दिन के सेल के बराबर। भाई 2400 यूनिट की सेल करोगे आप 20 दिन में, तो 4 दिन में आप कितने रुपए की सेल करोगे 480, 480 यूनिट का आपको क्लोजिंग स्टॉक रखना है। प्रोडक्ट बी के बारे में क्वेश्चन ने बोल रखा था कि 5 दिन की सेल के बराबर आपको क्लोजिंग स्टॉक रखना है। तो 3600 यूनिट की सेल करते हो आप 20 दिन में, तो 5 दिन में कितनी यूनिट की सेल करोगे 900 यूनिट की। तो प्रोडक्ट बी का जो क्लोजिंग स्टॉक रखना है वो आपको 900 यूनिट का रखना है। ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन ने दे रखा था 400 यूनिट का और 200 यूनिट का। तो इस हिसाब से अपने पास बजटेड प्रोडक्शन आ जाएगा। भाई देखो प्रोडक्ट ए की 2400 यूनिट मेरे को सेल करनी है, ठीक है, 2400 यूनिट बेचने के बाद 480 यूनिट का मेरे को क्लोजिंग स्टॉक रखना है, तो मेरे को 2880 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जबकि 400 यूनिट मेरे पास बनी हुई है, तो 2480 यूनिट का मैं प्रोडक्शन कर लूँगा। भाई प्रोडक्ट बी की बात करूँ मैं तो 3600 यूनिट में सेल करूँगा, प्लस 900 यूनिट का मेरे को क्लोजिंग स्टॉक रखना है, तो टोटल मेरे को 4500 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। जबकि 200 यूनिट मेरे गोदाम में बनी हुई पड़ी है, तो मैं केवल 4300 यूनिट बनाऊंगा। भाई ये अपनी बात होगी प्रोडक्शन बजट की। अब मैं बात करता हूँ रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट की। तो देखो ये पूरा रॉ मटेरियल, देखो ये ऊपर तक का रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट है, ठीक है। भाई रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट की अपन बात करें तो देखो दो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल एक्स, रॉ मटेरियल वाई, ठीक है। अब भाई जो रॉ मटेरियल एक्स है ना वो प्रोडक्ट ए में भी लगता है बी में भी लगता है। प्रोडक्ट ए की अपन को 2400 यूनिट बनानी है, प्रोडक्ट बी की अपन को 4300 यूनिट बनानी है। प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट में रॉ मटेरियल एक्स 5 किलो लगता है, तो 2480 यूनिट बनाने में 12400 किलो रॉ मटेरियल लगेगा। भाई प्रोडक्ट बी की 1 यूनिट बनाने में 3 किलो रॉ मटेरियल लगता है, ठीक है, तो 4300 यूनिट बनाने में 12900 किलो रॉ मटेरियल लगेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट एक्स में 12400 किलो तो रॉ मटेरियल 12400 किलो तो प्रोडक्ट ए में लगा, 12900 किलो प्रोडक्ट बी में लगा, तो टोटल 25300 किलो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन होगा। भाई मैं प्रोडक्ट यदि रॉ मटेरियल वाई की बात करूं तो देखो रॉ मटेरियल वाई में भी प्रोडक्ट ए में 4 किलो लगता है, प्रोडक्ट बी में 6 किलो लगता है। तो प्रोडक्ट ए के प्रोडक्शन 2480 यूनिट का है, तो 9920 किलो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्ट बी की अपन 4300 यूनिट बनाते हैं, 1 यूनिट में 6 किलो लगता है,
तो 25,800 किलो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो 9920 किलो तो लगता है प्रोडक्ट ए में, 25,800 किलो लगता है प्रोडक्ट बी में, तो टोटल 35,720 किलो रॉ मटेरियल की अपन को रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये अपना कंजम्पशन आ गया भाई, ये कंजम्पशन बजट बन गया। ठीक है, अब इस कंजम्पशन बजट से अपन परचेज बजट बना लेंगे। तो देखो यहाँ से अपना परचेज बजट चालू हो गया। अब परचेज बजट का जो फॉर्मेट क्या होता है, बजटेड रॉ मटेरियल कंजम्पशन। भाई रॉ मटेरियल एक्स मेरे को 25,300 किलो चाहिए, रॉ मटेरियल वाई मेरे को 35,720 किलो चाहिए। ठीक है, ये तो मेरे को मैं कंजम्पशन करूंगा, तो ये तो मेरे को परचेज करना ही करना है। इसके अलावा मेरे को क्लोजिंग स्टॉक रखना है। रॉ मटेरियल एक्स के लिए अपन क्लोजिंग स्टॉक कितना रखेंगे, 10 दिन के कंजम्पशन के बराबर। तो भाई 25,300 किलो का कंजम्पशन होता है 20 दिन में, तो 10 दिन में कितना कंजम्पशन होगा, 12,650। यदि मैं मटेरियल वाई की बात करूं तो 35,720 किलो का कंजम्पशन होगा 20 दिन में। ठीक है, और यहाँ पर अपन को क्लोजिंग स्टॉक रखना है 6 दिन के कंजम्पशन के बराबर, तो 6 दिन में कंजम्पशन होगा 10,716। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा था 1000 किलो और 500 किलो। तो भाई साहब अपन को कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है, देखो 25,300 किलो रॉ मटेरियल में कंज्यूम करूंगा। ठीक है, इसके अलावा 12,650 में का क्लोजिंग स्टॉक रखूंगा, तो मेरे को 37,950 किलो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, जबकि 1000 किलो रॉ मटेरियल मेरे स्टॉक में पड़ा है। तो 36,950 किलो रॉ मटेरियल में परचेज करूंगा, और 1 किलो आता है 4 रुपए का, तो भाई ये हो जाएगा 1,47,800 का। ठीक है, रॉ मटेरियल एक्स की कॉस्ट हो जाएगी 1,47,800 की। अब भाई मैं रॉ मटेरियल वाई की बात करूं, तो देखो रॉ मटेरियल वाई की 35,720 किलो रॉ मटेरियल तो मैं कंज्यूम करूंगा। ठीक है, प्लस 10,716 मेरे को क्लोजिंग स्टॉक रखना है, तो टोटल 46,436 किलो रॉ मटेरियल की मेरे को रिक्वायरमेंट है, जबकि 500 किलो रॉ मटेरियल मेरे गोदाम में पड़ा है, तो 45,936 किलो रॉ मटेरियल में खरीदूंगा। ठीक है, और 1 किलो रॉ मटेरियल 6 रुपए का आता है, तो 2,75,616 की अपनी रॉ मटेरियल कॉस्ट पड़ जाएगी। देखो अपन को क्वेश्चन ने ये बोला था कि आपको रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाना है क्वांटिटी में और वैल्यू में, तो देखो ये तो बन गया क्वांटिटी में। ठीक है, और ये बन गया वैल्यू में। ठीक है, लास्ट आपको बनाना है लेबर कॉस्ट बजट। तो देखो लेबर कॉस्ट बजट की यदि मैं बात करूं, तो देखो लेबर कॉस्ट बजट की यदि मैं बात करूं, तो देखो बजटेड प्रोडक्शन, बस आप 2400 यूनिट तो आपको बनानी है प्रोडक्ट ए की, और 4300 यूनिट बनानी है आपको प्रोडक्ट बी की। ठीक है, स्टैंडर्ड आर अलाउ पर यूनिट से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है, देखो प्रोडक्ट ए की अपन जो यूनिट बनानी है वो अपन को 2480 यूनिट बनानी है, और एक यूनिट में 3 घंटे लगने चाहिए। ठीक है, तो मेरे को 7440 घंटों की रिक्वायर तो है प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए। भाई प्रोडक्ट बी की मेरे को 4300 यूनिट बनानी है। ठीक है, और एक यूनिट बनाने में 5 घंटे लगने चाहिए, तो प्रोडक्ट बी की एक यूनिट बनाने में प्रोडक्ट बी का मेरे को टोटल प्रोडक्शन करने में 21,500 घंटों की जरूरत है। ठीक है भाई, ये अपनी रिक्वायरमेंट आ गई। प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए तो इतने घंटों की जरूरत है, और प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए इतने घंटों की जरूरत है। ठीक है, प्रोडक्टिव आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। ठीक है, अब अपन को प्रोडक्टिव आर निकालने हैं। भाई देखो सीधी सी बात है, अपना वर्कर है वो स्लो स्पीड से काम करता है। ठीक है, वो 80% स्पीड से काम करता है। ठीक है, तो भाई साहब वर्कर को अगर आप ये 7440 घंटे यदि अपन किसी नॉर्मल वर्कर को देते हैं ना 7440 घंटे, तब जाकर वो 2480 यूनिट बनाता है। लेकिन अपना वर्कर तो स्लो है, ठीक है, वो तो कम स्पीड पर काम करता है, तो अपन उसको 7440 घंटे देंगे ना, तब तो उससे इतना प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। उसको तो भाई साहब एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो मेरे को 7440 घंटों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और अपना वर्कर 80% स्पीड पर काम करता है, तो मेरे को वर्कर को 9300 घंटे देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं वर्कर को 9300 घंटे दूंगा ना, तब जाकर वो 7440 घंटों का काम कर पाएगा, और तब जाकर मेरी 2480 यूनिट बढ़ पाएगी।
अब भाई मैं इसी हिसाब से इसी, ठीक है, इसी को देखो आगे मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है, पहले प्रोडक्ट ए की बात कर लेते हैं। अब इसके अलावा आपको पता है कि नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम है 20% का, ठीक है, 20% वर्कर वेस्ट कर देता है, ठीक है, वो आइडल टाइम है अपना, तो वो अपन को उसको एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे, ठीक है, उसका भी अपन, उसके लिए भी अपन उसको पेमेंट देते हैं। तो भाई 9300 घंटे, तो 9300 घंटे अपन वर्कर को दे रहे हैं, ठीक है, और उसका 20%, ठीक है, देखो 20% किसका करना है, प्रोडक्टिव आर वर्क का, ठीक है, क्वेश्चन ने बोला था कि जो आप नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम लो ना, वो प्रोडक्टिव आर वर्क का 20% लेना है। तो भाई साहब 9300 घंटे में वर्कर को देता हूँ, और उसका 20% 1860 घंटे मेरे को उसको और देने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वह इतने घंटे वेस्ट कर देगा। तो भाई साहब मेरे को टोटल जो वर्कर को घंटे देने पड़ेंगे ना, वो देने पड़ेंगे 11160 घंटे, ठीक है। भाई मैं वर्कर को 11160 घंटे दूंगा ना, उसमें से वो 1860 घंटे तो वेस्ट कर देगा आइडल टाइम की वजह से, ठीक है, और 9300 माइनस 7440, 1860 घंटे वो वेस्ट कर देगा, वो 1860 घंटे वेस्ट कर देगा कम स्पीड की वजह से, ठीक है, तो वो 7440 घंटे का काम करेगा, और मेरे पास 7440 घंटे होंगे ना, तभी जाकर मेरा 2480 यूनिट का प्रोडक्शन हो पाएगा। समझ रहे हो आप इस चीज़ को, ठीक है। तो भाई साहब अपन जो वर्कर को वेजेज देंगे ना, वो 11160 घंटों के लिए देंगे। अब भाई मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट बी की। देखो प्रोडक्ट बी की मैं 4300 यूनिट बनाऊंगा, और 1 यूनिट बनाने में 5 घंटे लगने चाहिए, तो प्रोडक्ट बी का मेरे को प्रोडक्शन करने के लिए 21500 घंटों की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन अपना वर्कर कम स्पीड में काम करता है, ठीक है, तो मेरे को 21500 घंटा का प्रोडक्शन करवाना है, तो मेरे को 26875 वर्कर को देने पड़ेंगे, माइनस 21500, तो भाई साहब 5375 घंटे है ना, वर्कर वेस्ट कर देगा, ठीक है, कम स्पीड की वजह से। भाई मैं वर्कर को 26875 घंटे दूंगा ना, तब जाकर वो 21500 घंटे का आउटपुट निकालेगा, तब जाकर वो 4300 यूनिट बना पाएगा। इसके अलावा वर्कर नॉन, मतलब वर्कर का आइडल टाइम भी रहता है, वर्कर वेस्ट भी कर देता है, तो भाई साहब आप जितने घंटे वर्कर को दे रहे हो ना, ठीक है, उसका 20% आपको और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो 26,875 का मैं 20% निकालूंगा तो 5375, ठीक है, तो 26,875 प्लस 5375 में ऐड कर दूंगा तो 32,250 घंटे मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। भाई साहब आप 32,250 वर्कर को दोगे ना, उसमें से 5375 घंटे तो वो वेस्ट कर देगा, क्यों, क्योंकि उसका आइडल टाइम रहेगा, ठीक है, और इसके अलावा 5375 घंटे ही वो वेस्ट कर देगा, क्यों, क्योंकि वो स्लो स्पीड से काम करेगा, मतलब वह 21,500 घंटे का ही काम करेगा, तब जाकर मेरी 4300 यूनिट बन जाएगी, ठीक है। ये देखो, ये मैंने पॉइंट आपको लगभग 5-7 बार रिवाइज कर दिया, तो मेरे को लगता है अब तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। तो देखो प्रोडक्ट ए के लिए तो भाई साहब मेरे को 11160 घंटों की ज़रूरत है, प्रोडक्ट बी के लिए मेरे को 32,250 घंटों की ज़रूरत है, तो टोटल मेरे को 43,410 घंटों की ज़रूरत है, और जो मैं वर्कर को पेमेंट भी दूंगा ना, वो 43,410 घंटों का पेमेंट वर्कर को मैं दूंगा, ठीक है। और देखो जो अपना वर्कर है ना, देखो वो नॉर्मली कितने घंटे काम कर सकता है, एक वर्कर 40 घंटे काम कर सकता है, ठीक है, एक वीक में, और 180 वर्कर है, ठीक है, और वो 4 वीक तक काम करते हैं, तो जो अपन नॉर्मल यदि वर्किंग करें ना, तो अपना 28,800 घंटों का ही काम होगा। देखो अपन को काम करवाना है 43,400 घंटों का, ठीक है, और वर्कर यदि नॉर्मल वर्किंग में काम करता है ना, तो वो 28,800 घंटे ही काम कर पाता है। तो भाई साहब 14,600 घंटे मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है, 14,600 घंटे मैं वर्कर से ओवर टाइम करवाऊंगा, ठीक है, तब जाकर मेरा पूरा काम कंप्लीट होगा, तब जाकर मेरा जो बजटेड प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन हो पाएगा। तो भाई साहब टोटल 43,410 घंटे काम करवाना है, उसमें से 28,800 घंटे नॉर्मल वर्किंग के हैं, तो 14,600 घंटे ओवर टाइम के हैं, ठीक है भाई। अब यदि मैं वेजेज की बात करूं, तो देखो जो 28,800 घंटे है ना, उसके लिए तो मैं 25 रुपये के हिसाब से पेमेंट दूंगा, ठीक है, ये मेरी नॉर्मल वर्किंग है। और आपको पता था, क्वेश्चन ने ऊपर बोल रखा था कि आप ओवर टाइम के लिए जो पेमेंट दोगे ना, वो नॉर्मल वर्किंग के 1.5 गुना के बराबर दोगे, तो ओवर टाइम है 14,610 घंटे का,
और उसकी जो वेज रेट है ना वो 37.5 रुपये की है। तो भाई साहब नॉर्मल वर्किंग के लिए मैं 7,20,000 रुपये दूंगा, ओवर टाइम के लिए मैं 5,47,875 रुपये दूंगा। तो टोटल जो मैं वेजेज दूंगा ना वो दूंगा 12,67,875 रुपये की। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये सीए इंटर में भी आता है, और जब सीए फाइनल में जब ओल्ड कोर्स में जब बजटिंग कंट्रोल होता था तब भी ये क्वेश्चन आता था। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन अगर पूरा का पूरा नहीं आया ना तो इसमें से कुछ पॉइंट बनाकर वो छोटे क्वेश्चन में भी डाल सकता है। ठीक है, और इसमें जो आपको नई चीज़ें समझनी है ना वो एक तो ये चीज़ें समझनी है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अपन ने किस हिसाब से निकाला, और जो सबसे बढ़िया चीज़ थी वो लेबर कॉस्ट वाली चीज़ थी। ठीक है, ये आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में और भी बहुत जगह ये कंसेप्ट काम में आता है। ठीक है, आज की क्लास को अपन यहीं पर फिनिश करते हैं क्योंकि आज अपन ने बहुत बड़ा क्वेश्चन ले लिया। कल अपन कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे लेबर कॉस्ट के, और रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट और प्रोडक्शन बजट के अपन कल कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे।